नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सिनेमा की एक ऐसी जादुई यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां साहस, बलिदान और ईश्वरीय शक्तियों का अद्भुत संगम है। ये कहानी है थंडरकिन की, जिसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, और उस 1000 साल की लोमड़ी की जिसका खौफ पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हर सीन में एक नया राज छुपा है। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक महागाथा को। फिल्म की शुरुआत एक डरावने और भव्य युद्ध से होती है। हजारों साल पहले पृथ्वी पर 9 पूंछ वाली लोमड़ी फॉक्स डीमन ने तबाही मचाई थी। उसकी एक एक पूंछ से आग के गोले निकलते थे जो पूरे शहर को पल भर में राख बना देते थे। तब आकाश से बिजली के देवता उतरे और उन्होंने अपनी पूरी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उस लोमड़ी को एक प्राचीन पत्थर की वेदी में कैद कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। वर्तमान में हम बादलों के ऊपर बसे लिंग्यूल गुरुकुल को देखते हैं। यहाँ का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां हैं और चेरी ब्लॉसम के फूल हवा में तैर रहे हैं। यहाँ युवा शिष्य अपनी तलवारबाजी और आंतरिक ऊर्जा की को जगाने का कठिन अभ्यास कर रहे हैं। लियो इस गुरुकुल का एक साधारण छात्र है। जहाँ दूसरे शिष्य हवा में उड़ रहे हैं, लियो जमीन पर बैठकर भारी लकड़ियां काट रहा है। उसका शरीर पसीने से तरबतर है और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। वो इस गुरुकुल का सबसे कमज़ोर छात्र माना जाता है क्योंकि 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वो एक चिंगारी तक पैदा नहीं कर पाया। ट्रेनिंग के दौरान गुरुकुल का सबसे अहंकारी शिष्य हुओ लियू का मजाक उड़ाता है। वो अपनी आग की शक्ति से लियू की लकड़ियों को जला देता है और सबके सामने उसे गुरुकुल का कलंक कहता है। लियू सिर झुकाए सब सह लेता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो हार न मानने का संकेत देती है। मेई, जो इस गुरुकुल की सबसे होनहार शिष्या है, लियू के पास आती है। वो उसे पानी पिलाती है और समझाती है कि असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। उन दोनों के बीच एक गहरी और मासूम दोस्ती है जो इस पूरी कहानी की जान है। गहरी कंदरा की गहराई में बनी उस प्राचीन जेल में जहां लोमड़ी कैद थी, अचानक जमीन फटने लगती है। सदियों से शांत पड़ी जादुई जंजीरें अब काले धुएं के कारण गलने लगती हैं। वहां पहरा दे रहे गार्ड्स को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी गुफा के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजती है। गुरुकुल का एक शिष्य जो ज्यादा शक्ति चाहता था, छुपकर उस गुफा में घुसता है। उसे लगता है कि वहां कोई खजाना है। वो जैसे ही केंद्र में रखे उस पत्थर को छूता है, एक धमाका होता है। वो पत्थर टूट जाता है और फॉक्स डेमन की आत्मा उस शिष्य के शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आती है। अब एक खूबसूरत लेकिन डरावनी औरत का रूप ले लेती है। वो उस शिष्य के शरीर को पूरी तरह सोख लेती है और फिर से जीवित हो जाती है। वो अपनी 9 पूंछों को फैलाकर आसमान की ओर देखती है और कसम खाती है कि वो इस बार पूरे गुरुकुल को अपनी गुलामी में ले लेगी। उसी रात लियू को एक सपना आता है। उसे दिखता है कि वो बिजली के बीच खड़ा है और एक विशाल हथौड़ा उसे पुकार रहा है। सपने में वो हथौड़ा इतना भारी है कि पूरी धरती उसके वजन से कांप रही है। लियू पसीने से लथपथ होकर जाग जाता है। कुछ चैन नहीं पड़ता। वो रात के अंधेरे में गुरुकुल की प्रतिबंधित लाइब्रेरी में घुसता है। पुरानी धूल भरी किताबों को उलटते पलटते उसे एक पन्ना मिलता है जिस पर उसकी जैसा ही बिजली का निशान बना है। उसे पता चलता है कि वो कोई अनाथ नहीं बल्कि थंडर गॉड का आखिरी वंशज है। जैसे ही लोमड़ी का वार लियू को लगने वाला होता है, उसका तावीज़ एक तेज नीली रोशनी के साथ चमक उठता है। एक ऐसी शॉकवेव निकलती है जिससे लोमड़ी दूर जा गिरती है। उसका असली चेहरा कुछ पलों के लिए सामने आ जाता है। लोमड़ी अपना मुखौटा उतार देती है और असली रूप में आ जाती है। वो गुरुदेव पर हमला करती है। गुरुदेव अपनी बची कुची पूरी शक्ति लियू को बचाने में लगा देते हैं और उसे एक जादुई द्वार से थंडर पीक की ओर भेज देते हैं, जबकि वे खुद लोमड़ी के हाथों वीर गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ पहुंचकर लियू गुरुदेव की मौत का दृश्य देखता है। वो फूट फूट कर रोता है। उसका दुख धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। उसे अब समझ आता है कि उसे रुकना नहीं है बल्कि दुनिया को बचाना है। थंडर पीक एक ऐसी जगह है जहां हर पल हजारों बिजलियां गिरती हैं। लियू को नंगे पैर उस तीखी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। हर कदम पर उसके पैर जख्मी हो रहे हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। इतने में लोमड़ी के भेजे हुए बर्फीले राक्षस आइस गोलम्स लियू को घेर लेते हैं। लियू के पास कोई हथियार नहीं है। वो सिर्फ अपने मुक्कों और गुरुदेव की सिखाई थोड़ी बहुत तकनीक से उनसे लड़ता है।
अंत में लियू शिखर पर पहुंचता है। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर का चबूतरा है जिसके चारों ओर नीले रंग के बादल गरज रहे हैं। बीच में धंसा हुआ है वो पौराणिक थंडर हैमर, हथौड़ा। लियू हथौड़े को पकड़ता है। पकड़ते ही उसके शरीर में करोड़ों वोल्ट की बिजली दौड़ जाती है। उसका खून उबलने लगता है और उसकी चीखें आसमान चीर देती हैं। ये शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा है। जब लियू हार मानने वाला होता है, उसे हवा में अपने पूर्वजों और पिता की आवाज़ सुनाई देती है। उठो मेरे बेटे, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम ही बिजली हो। लियू फिर से हथौड़े को पूरी ताकत से पकड़ता है। एक नीली रोशनी का स्तंभ आसमान तक जाता है। लियू के फटे हुए कपड़े दिव्य कवच में बदल जाते हैं। उसके हाथों में हथौड़ा हल्का हो जाता है। वो अब थंडर किंग बन चुका है। नीचे गुरुकुल में लोमड़ी ने सबको पत्थर बना दिया है। उसने मेई को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया है और उसकी शक्तियों को सोखकर वो और भी शक्तिशाली हो रही है। जमीन पर वार करती है और हजारों नरक के सैनिक यानी डीमंस बाहर निकल आते हैं। वे उड़ते हुए राक्षसों के साथ पूरे पहाड़ को घेर लेते हैं। आसमान से एक तेज गड़गड़ाहट होती है। बादलों को फाड़ते हुए लियू बिजली के रफ्तार से नीचे उतरता है। वो सीधे मैदान के बीच में उतरता है जिससे एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और हजारों राक्षस हवा में उड़ जाते हैं। लियू अपना हथौड़ा घुमाता है और एक विशाल बिजली का घेरा बनाता है। वो अकेला ही राक्षसों की उस पूरी फौज से भिड़ जाता है। हर बार जब वो हथौड़ा चलाता है, 100 राक्षस राख बन जाते हैं। अपनी सेना को हारते देख लोमड़ी पागल हो जाती है। वो अपना सबसे डरावना रूप लेती है, एक 9 पूंछ वाला विशाल राक्षस जो गुरुकुल की इमारतों से भी बड़ा है। उसकी हर पूंछ एक अलग हथियार की तरह काम कर रही है। गुरुकुल के मुख्य पुल पर लियू और लोमड़ी के बीच सीधा मुकाबला होता है। लोमड़ी अपनी पूंछ से लियू को जकड़ लेती है, लेकिन लियू अपने शरीर से बिजली निकालकर उसकी पूंछ को जला देता है। लड़ाई के बीच लियू मौका पाकर उस जादुई पिंजरे पर वार करता है और मेई को आज़ाद कर देता है। मेई अब अपनी शक्तियों से लियू को बैकअप देती है। लोमड़ी लियू के दिमाग में घुस जाती है और उसे उसके बचपन का वो समय दिखाती है जब वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था। लियू कुछ पलों के लिए स्थिर हो जाता है और लोमड़ी उस पर घातक प्रहार करती है। मेई चिल्लाती है, लियू ये सब झूठ है। लियू अपनी आंखें बंद करता है और महसूस करता है कि बिजली उसके अंदर है, बाहर नहीं। वो लोमड़ी के भ्रम जाल को एक झटके में तोड़ देता है। लियू हवा में उड़कर बादलों के बीच पहुंच जाता है। वो अपना हथौड़ा ऊपर करता है और दुनिया भर की बिजली उस हथौड़े की नोक पर इकट्ठा होने लगती है। पूरा आसमान नीला सफेद हो जाता है। लियू अपनी पूरी ताकत लगाकर हथौड़ा नीचे लोमड़ी की ओर फेंकता है। एक ऐसा धमाका होता है जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है। लोमड़ी का विशाल शरीर नीली ज्वालाओं में जलने लगता है। लोमड़ी अपनी आखिरी चीख मारती है और उसका अस्तित्व मिट जाता है। उसके मरते ही सारे बुलाए गए राक्षस और काली परछाइयां धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। जैसे ही लोमड़ी का अंत होता है, पत्थर बने हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। बच्चे फिर से खेलने लगते हैं और खुशियां लौट आती हैं। लियू गुरुकुल के उस स्थान पर जाता है जहां गुरुदेव शहीद हुए थे। वो अपना हथौड़ा उनके सम्मान में नीचे रखता है। सब शिष्य लियू के सामने झुकते हैं और उसे अपना नया लीडर मानते हैं। लियू उस थंडर हैमर को वापस उसी पर्वत के शिखर पर स्थापित कर देता है ताकि वो भविष्य में फिर कभी बुराई आने पर काम आ सके। फिल्म के अंत में सूरज की पहली किरण गुरुकुल पर पड़ती है। लियू और मेई शिखर पर खड़े होकर क्षितिज की ओर देखते हैं। लियू वादा करता है कि जब तक बिजली कड़केगी वो निर्दोषों की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये थी थंडर किंग की रोमांचक और भावनात्मक कहानी। कैसे एक साधारण लड़के ने अपनी किस्मत बदल दी, ये देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? क्या वो हथौड़ा उठाने वाला सीन था या आखिरी युद्ध? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।